हेलो दोस्तों, अक्षर ट्यूशन 2.0 पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमने एनसीईआरटी 10th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 1 का हमने एक्सरसाइज 1.1 हमने ख़त्म कर दिया। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए क्या हम कर रहे हैं, स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज क्या 1.2 एनसीईआरटी मैथ किस क्लास का, 10th क्लास का। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में क्या है, अगले एक्सरसाइज में क्या था, 1.1 में क्या था, उसमें एचसीएफ निकालना था। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन के मदद से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के मदद से। इस एक्सरसाइज में क्या है, इस एक्सरसाइज में भी एचसीएफ निकालना है और एक अतिरिक्त चीज़ एलसीएम भी निकालना है। इस एक्सरसाइज में एचसीएफ तो निकालना ही है, लेकिन उसके साथ एलसीएम भी निकालना है। किस विधि से ये दोनों निकालना है, ये दोनों अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि को समझेंगे, तभी तो हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो अभाज्य आ रहा है ना उसको समझेंगे। तो देखिए क्या क्या होता है, एक अभाज्य होता है, अब एक भाज्य होता है। तो हम क्या करेंगे, अभाज्य को समझने के लिए भाज्य को भी समझेंगे, तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए थोड़ा सा गिर गया। तो देखिए क्या होता है, अभाज्य संख्या एक होता है। ठीक है, आपको तो पता ही होगा, आपने सुना होगा। एक होता है भाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिए वैसा अंक या वैसा संख्या जो एक से कटे, स्वयं से भी कटे और अतिरिक्त किसी और अंक या संख्या से कटे, वो होता है भाज्य संख्या। मतलब जैसे देखिए हमने ले लिया 8 एक से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, मतलब स्वयं से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो 8 एक से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। मतलब 1 से तो कट ही रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, लेकिन अतिरिक्त और अंक या संख्या से कट रहा है ना। तो वैसा ही संख्या जो एक स्वयं से कटे, एक से कटे और अतिरिक्त अंक या संख्या से कटे, वैसा संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। मतलब इस संख्या का गुणनखंड कितना हो गया, 1 2 3 4। मतलब इस संख्या के गुणनखंड कितने हैं, 4 है। मतलब वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, वो होता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या आप समझ लिए। अब अभाज्य संख्या, तो वैसा संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, और आप कुछ भी कर लीजिए किसी और से नहीं कटेगा, तो वैसा होता है अभाज्य संख्या। जैसे देख लीजिए 7 क्या होता है, 1 से कटेगा और स्वयं 7 से कटेगा, तो इसका गुणनखंड 2 ही हो जाएगा, 1 और 7 हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि वैसा संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 है, मतलब स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, वो है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या आप समझ लिए। तो एक उदाहरण भी दे रहे हैं, 7 क्या है, अभाज्य संख्या। 5 क्या है, 5 भी 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, मतलब 1 और स्वयं से कटेगा, तो 5 भी अभाज्य संख्या है। अब 2 क्या है बताइए, तो 2 भी अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 4 क्या है, तो 4 देखिए 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 2 से कटेगा, तो ये 2 से ज़्यादा, 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है और अतिरिक्त कोई और अंक या संख्या से कट रहा है। तो 4 क्या है, 4 एक भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड क्या है, 2 से ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है ना। तो ये 4 क्या है, भाज्य संख्या। 9 क्या है बताइए, तो 9 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, मतलब स्वयं से तो कट ही रहा है, 1 से भी कट रहा है, लेकिन अतिरिक्त और 3 से कट रहा है, तो 9 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब बताइए 11 क्या है, 11 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो क्या है, अभाज्य संख्या। तो आपने उदाहरण देख लिया, भाज्य अभाज्य का उदाहरण देख लिया, आपने समझ भी लिया। अब देखिए अब हम समझेंगे इसमें कि किसी भाज्य संख्या को हम क्या करेंगे, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे।
क्योंकि हमको समझना है भाज्य गुणनखंड विधि, तब इसको हम जरूर समझेंगे, तभी हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। जैसे आपने ले लिया भाज्य संख्या 16 भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 16 से तो कट ही रहा है, 1 से कटेगा 16 से भी कट रहा है, मतलब स्वयं से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, और 2 4 8 से भी कट रहा है। तो 16 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब इसका हम क्या करेंगे, खंड कर देंगे। 2 बार में लगाया हमने 8, फिर 2 बार हमने लगाया 4, फिर 2 बार में हमने लगाया 2, फिर 2 बार में लगाया 2, अब नहीं लगेगा, खत्म हो गया, कट गया। ठीक, अब देखिए, अब इसका गुणनखंड को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। अब इसके गुणनखंड को आप ध्यान से देखिए कि इसके गुणनखंड में जितने भी अंक है ना, वो सभी अभाज्य है। तो क्या है, 2 है और 1 है ना। तो 2 कैसा संख्या, अभी आपको हम बताया ना कि 2 क्या है, 1 से कटता है और 2 से स्वयं से कटता है। तो जो 1 से और स्वयं से कटे वो कैसा संख्या होता है, अभाज्य संख्या। तो 2 क्या है यहाँ पे, अभाज्य संख्या है। अब 1 भी 1 से कटेगा और स्वयं तो इसका 1 ही हो गया, तो 1 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। मतलब इसके गुणनखंड में क्या है, अभाज्य संख्या ही या अंक ही है। तो ये कैसा गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड। मतलब 16 क्या था, एक भाज्य संख्या था, उसको हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ले लिया। अब चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण 24 भी क्या है, भाज्य संख्या है। इसको हम 2 से लगाएंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 6, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 3, फिर 3 से लगाएंगे कितना आएगा, 1। अब इसके गुणनखंड को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 हो गया। अब इसके गुणनखंड को ध्यान से देखिए, 2 3 1, तो 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या और 1 भी अभाज्य संख्या, और 24 क्या है, भाज्य संख्या है। तो हमने 24 को, एक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। तो अभाज्य गुणनखंड का शब्द का मतलब आपको पता चल गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। लेकिन मेन मकसद हमारा इस विधि को समझना है। तो इस विधि को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक उदाहरण लेंगे। ठीक है, और उदाहरण में हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि की मदद से, तब आपको ये विधि समझ में आएगा। तो चलिए उदाहरण लेते हैं फटाफट। तो हमने उदाहरण ले लिया क्या, 8 और 16। तो आप बोलिएगा आपने 2 संख्या या अंक क्यों लिया। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए 2 ही अंक या संख्या चाहिए ना। आप अकेले किसी अंक या संख्या के एचसीएफ एलसीएम नहीं निकाल सकते क्या, नहीं ना। तो हम 2 लिया, 8 और 16 का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे ना। किस विधि से मदद से, अभाज्य गुणनखंड विधि के मदद से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 8 और 16 का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो इतना तो हमको पता चल गया है कि 8 और 16 का हम खंड करेंगे, क्योंकि विधि का ही नाम है अभाज्य गुणनखंड। तो खंड करेंगे हम, 2 बार में लगाएंगे 4, फिर 2 बार में लगाया हमने 2, फिर 2 बार में लगाया हमने 1, ये खत्म, फिर 2 बार में लगाया इसको 8, फिर 2 बार में 4, फिर 2 बार में 2, फिर 2 बार में 1, ये भी खत्म। अब दोनों गुणनखंड को हम लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 1। खंड करना तो आपको आता होगा, ये तो एकदम बहुत आसान सा बात है। फिर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। अब जो असली अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब है ना, वो आप समझिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन कौन ले आता है, जो दोनों में होता है। कितना ले आता है, दोनों में से बराबर ले आता है। तो दोनों में कौन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 आया है ना, गुणनखंड में 2 आया है, इसमें भी गुणनखंड में 2 आया है, इसमें गुणनखंड में भी 1 आया है, इसमें भी गुणनखंड में भी 1 आया है। मतलब दोनों में से 2 और 1 निकलेगा। तो 2 और 1 तो निकलेगा, लेकिन कितना निकलेगा, दोनों में से कितना निकलेगा, तो दोनों में से बराबर निकलेगा। तो बराबर कितना निकलेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें 2 कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, इसमें 2 कै गो है, 3 गो, इसमें 2 कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो हम क्या करेंगे, 2 कै गो निकालेंगे, दोनों में से बराबर निकालेंगे। तो इसमें से 2 3 गो निकलेगा, तो मजबूरन हमको इसमें से भी 2 कै गो निकालना पड़ेगा, 3 गो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
3 को 2 निकाल लेते हैं गुना में, 2 गुने 2। तो हमने क्या किया, इसमें से 2 का एगो निकला था 3 गो, इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, इसमें से भी 2 का एगो निकालना पड़ा 3 गो। इसमें से एगो 1 निकलेगा और इसमें से भी एगो 1 निकलेगा, तो क्योंकि दोनों में एक ही 1 है तो गुने 1 कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 में 1 से गुना करेंगे 8। तो अब भाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना कितना आसान है, समझ में आ गया ना। तो 8 और 16 का एचसीएफ क्या हो गया, 8 हो गया। क्या हमने किया, दोनों में से कॉमन लिया। कितना कॉमन लिया, दोनों में से बराबर बराबर कॉमन लिया। तो एचसीएफ आपको समझ में आ गया। अब देखिए एलसीएम वाला थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन किसको लेंगे, जो दोनों में होगा। तो एलसीएम में थोड़ा अलग है, क्या करेंगे, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, दोनों में से बराबर बराबर कॉमन निकालते हैं। लेकिन एलसीएम में से हम क्या करेंगे, जो दोनों में होगा उसको तो निकालेंगे, लेकिन कौन में से निकालेंगे, जिसमें से ज़्यादा होगा। तो देखिए इसमें 2 कै गो है, 4 गो 1 2 3, कै गो 2 है, 4 गो है ना, सॉरी 3 गो है, इसमें 2 कै गो है, 3 गो, सॉरी इसमें 2 कै गो है, 3 गो, 1 2 गो 3 गो 2, इसमें 2 कै गो है, 4 गो, 1 2 गो 3 गो 4 गो। तो हम किस में से निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे कि इसमें से निकालेंगे। तो एलसीएम में किस में से निकलता है, जिसमें ज़्यादा होता है। तो इसमें 2 कै गो है, 4 गो, तो हम क्या करेंगे, ये चारों 2 को निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये चारों 2 को निकालेंगे गुना में, जो हम कहते हैं 2 गुने 2 गुने 2। एलसीएम में क्या करते हैं, जिसमें से ज़्यादा होता है। इसमें से 2 कै गो था, 3 गो, इसमें क्या था 4 गो, तो हम इसी में से चारों 2 को निकाल लिए। अब निकालने के बाद जो बचेगा उसको गुना कर देंगे इसके साथ। तो क्या बचा, इसमें 1 इसमें 1, तो गुना 1 हो जाएगा, गुने 1 ठीक है। अब इसको ये भी बोल सकते हैं कि इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो हमने 1 भी कॉमन निकाल लिया, ये भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 बचता, यहाँ पे 5 बचता, यहाँ पे गुना में 3, यहाँ पे 5, तो कॉमन निकालने के बाद क्या करते हैं, हम 3 को और 5 को भी यहाँ गुना कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, एलसीएम में कॉमन निकालने के बाद क्या करना है, जो बचेगा उस सबको गुना कर देना इसके साथ, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 में 1 से गुना 16, फिर 16 में 1 से गुना 16। तो एलसीएम कितना आया, 8 और 16 का एलसीएम 16 आया 8 16 का एचसीएफ 8, 8 16 का एलसीएम 16 हो गया। तो हमें आशा है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ गया होगा। तो ये तो रहा अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालने का विधि। अब इसमें जो और अतिरिक्त संबंध होता है ना, उसको हम बता रहे हैं, ठीक है, आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए क्या संबंध होता है, उस संबंध के लिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, संख्या या अंक को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए चेंज कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, क्या ले लें, 9 और 12। 9 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 12 का खंड करेंगे, इतना तो आपको पता चल गया। 3 बार में लगाएंगे 3, फिर 3 बार में 1, ये ख़त्म, 2 बार में 6, 2 बार में 2 बार में 3, फिर 3 बार में 1। अब दोनों गुणनखंड को हम लिखेंगे, 3 गुने 1, 2 गुने 3 गुने 1, हमने लिख लिया। अब देखिए सबसे पहले एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए आपको पता है दोनों में से बराबर बराबर कॉमन निकालेंगे। तो क्या क्या है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 तो कॉमन निकलेगा। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, 1 भी कॉमन निकलेगा। लेकिन इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं निकलेगा, तो 3 कॉमन निकलेगा। इसमें तो 3 एगो, तो इसमें से भी 3 एक ही को निकलेगा, तो 3 एगो हमने निकाल लिया, गुना, अच्छे से लिखा जा, हाँ, इसमें से भी एगो 1, इसमें से भी एगो 1, तो गुने 1। तो क्या हो गया, एचसीएफ 3 हो गया, ठीक है। एचसीएफ क्या हो गया, 9 और 12 का एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। अब एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करते हैं, इसमें भी कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन कौन निकलेगा, जो दोनों में होगा। तो दोनों में कौन है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, लेकिन 2 इसमें है, लेकिन ये 2 इसमें नहीं है, तो 2 दोनों में से कॉमन नहीं निकलेगा। सेम उसमें उसके जैसा ही है, कॉमन वही निकालना जो दोनों में है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा चेंज है कि जिसमें से ज़्यादा होगा उसी में से निकालना है। तो 3 कॉमन निकलेगा ना, तो 3 कौन में ज़्यादा है, इसमें कि इसमें, तो 3 इसमें ज़्यादा है, इसमें 3 क्या 2 गो, तो ये दोनों 3 को हम निकाल लेंगे और गुना में लिखेंगे यहाँ, क्या, 3 गुने 3। अब 1 भी दोनों में से कॉमन निकलेगा, तो गुने 1। अब कॉमन निकलने के बाद जो बचा सबको गुना कर देंगे। तो 3 तो कॉमन निकल गया, अब क्या बचा, 1 भी कॉमन निकल गया, तो सिर्फ 2 बचा।
तो ये दोनों को क्या कर देंगे, 2 गुने 2 को यहाँ गुना कर देंगे, 2 गुने 2। अब गुना करेंगे, 3 तरीके 9, 9 में 1 से गुना 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। तो 9 12 का एलसीएम कितना आया 36 और 9 12 का एचसीएफ कितना आया 3। तो एचसीएफ एलसीएम हमने निकाल दिया, लेकिन हमको मेन क्या समझाना था, इसमें एक संबंध था। क्या संबंध था, तो इसमें संबंध आप ध्यान से देखिए। जब आप 9 12 का गुना करिएगा, 12 गुने 9 करिएगा तो कितना आएगा, 12 में का पढ़ा 9 बार पढ़िएगा तो 108 आएगा ना। और जब एचसीएफ और एलसीएम जो आया उसको गुना करिए, 36 गुने 3 तो क्या हो गया, 6 दूना 18, सॉरी 36 18 के 8 में 1, 3 3 के 9 1 10, ये भी 108 आया। आपको कुछ पता चला कि हमने 9 और 12 को भी गुना किया तो 108 आया, और उनके एलसीएम और एचसीएफ को भी गुना किया तो 108 आया। यही तो आपको हम समझा रहे थे कि जब आप क्या करिएगा, किसी अंक के 2 अंक के संख्या का आप एलसीएम निकाल रहे हैं और एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो गुना होगा वही होगा जो उन दोनों का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 9 और 12 के एलसीएम एचसीएफ का गुना किया तो 108 आया, और इन दोनों का भी गुना किया तो 108 आया। तो ये जो संबंध है ना, सिर्फ 2 के लिए मान है। मतलब यहाँ पे 2 अंक या संख्या का आप एचसीएफ निकालिएगा उसके लिए मान है। यहाँ पे दूसरा अगर 4 हो जाएगा तो 3 के लिए मान्य नहीं है, सिर्फ 2 के लिए संबंध ये मान्य होता है। ठीक है, चलिए एक 3 वाला उदाहरण भी ले लेते हैं हम। ठीक है, उसमें भी देखते हैं कि मान्य होता है नहीं। मुँह से बोलने से क्या होगा, थोड़ा एग्जाम्पल प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, हमने क्या बोला कि 2 के लिए मान्य होता है, 3 के लिए ये संबंध मान्य नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं और 12 वही रहे दे रहे। ठीक है, अब तीनों का हम फट एलसीएम और एचसीएफ निकाल दे रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि की मदद से। अब तो आपको समझ में आ गया है, 2 बार में 3, 3 बार में 1, 3 बार में, मार्कर भी थोड़ा स्लो हो गया है। ठीक है, 6 3, 3 बार में 1। तीनों का गुणनखंड को लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 1, 3 गुने 3 गुने 1, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। सबसे पहले एचसीएफ। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम खाली एचसीएफ निकाला सबसे पहले, तो आप भी सबसे पहले एचसीएफ, आप एलसीएम भी सबसे पहले निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या कॉमन निकलेगा, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो 2 तो तीनों में नहीं है, मतलब 2 कॉमन नहीं निकलेगा। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें से 3 एगो, इसमें से 3 एगो, तो इसमें से भी 3 एक ही गो, तो मतलब तीनों में से 3 एगो निकलेगा। 3 गुने, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो तीनों में से 1 खागो 1 निकल जाएगा, तो क्या हो गया 3। तो एचसीएफ क्या हो गया, 9 6 12 का एचसीएफ क्या हो गया 3 हो गया। अब एलसीएम, 2 तो कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि 2 दोनों तीनों में नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, नहीं ना है, तो 3 तीनों में है, तो 3 कॉमन निकलेगा। तो कौन में से कॉमन निकलेगा, जिसमें ज़्यादा है, तो इसमें 3 एगो, इसमें 3 एगो, इसमें 3 2 गो, 3 क्या करेंगे, इसी में से दोनों 3 को निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम के लिए दोनों 3 को निकाल लिए, 3 गुने 3। अब देखिए 1 भी तीनों में से निकलेगा तो 1 भी निकाल लिए हम। ठीक है, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुना करिए ना करिए। ठीक है, अब निकालने के बाद क्या बचा, तो 3 तो कॉमन निकल गया, 3 को तो बात हटाइए, क्या बचा, इसमें 1 2 बच गया, इसमें 2 बच गया, इसमें 2 बच गया, तो क्या करेंगे, तीनों को गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ वाला 2 को 2 है, यहाँ वाले 1 को 2, तो गुना कर दे रहे हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुना करेंगे, 3 3 के 9, 9 में 1 से गुना 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। तो एलसीएम कितना हो गया, 9 6 12 का एलसीएम कितना हो गया 72, अब एचसीएफ कितना हो गया 3। अब संबंध क्या था कि जिसका हम निकाल रहे हैं उसका आपस में गुना और उनके एचसीएफ एलसीएम का गुना आपस में बराबर होता है। किस कब बराबर होता है, जब 2 होता है, जब हम 2 अंक की संख्याओं का निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 है, तो हम क्या बोल रहे थे कि 3 के लिए मान्य नहीं होता है। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमने सही बोला था। तो क्या करते हैं, तीनों को गुना करेंगे, तो 12 में 9 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 108, ये तो पता है। 108 में 6 से गुना कर देंगे तो 48, 648 हो जाएगा। तीनों का गुना कितना आ रहा है, 648 आ रहा है। और जब एचसीएफ एलसीएम का गुना करिएगा 72 गुने 3 करिएगा तो क्या आ रहा है 6 और 21 216 ही आ रहा है। तो 3 के लिए आपको पता चल गया कि मान्य नहीं है, सिर्फ 2 के लिए मान्य है ना। अब देखिए अब क्या, तो 3 के लिए संबंध मान्य नहीं है, सिर्फ 2 के लिए। तो जो आपको हम संबंध बताएं कि 2 के लिए मान्य है, तो ये संबंध ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब आपको पता था कि 9 और 12 का जब हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना आया था 36, एलसीएम कितना आया जी
36 आया था एलसीएम, और एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आपका 3 आया था। तो इनका गुना कितना था 108, अब इनका भी गुना कितना था 108, क्योंकि ये संबंध 2 के लिए मान्य है तो ये मान्य हो रहा है, ठीक है। 108 आया था। अगर आप इसी तरह आपको क्या करेगा, 2 संख्या दे देगा या अंक दे देगा, चलिए दे देगा आपको 6 और 8 दे दे रहा है। अब इसका आपको क्या करेगा, एचसीएफ दे देगा, एचसीएफ दे दिया, एचसीएफ कितना हो जाएगा इन दोनों का 2। अब आपको बोलेगा ना कि एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए, तो कैसे आप निकालिएगा, ये संबंध अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से निकाल लीजिए। क्यों, क्योंकि जिसका हम निकालते हैं उनका दोनों का आपस में गुना और एलसीएम एचसीएफ का गुना बराबर होता है। तो इसका हम निकाल रहे हैं ना, तो इन दोनों का गुना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा बराबर एचसीएफ एलसीएम का गुना। तो एलसीएम तो नहीं पता, एलसीएम को हम मान रहे थे एक्स मान लिए, अब क्या हो जाएगा 2 गुने एक्स, तो एक्स बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 48/2, तो कितना हो जाएगा 24, और एलसीएम इन दोनों का कितना हो जाएगा 24। तो आप इस तरह इस मदद से क्या हो जाएगा, इस विधि से आप क्या करिएगा, अगर आपको एचसीएफ पता है तो एलसीएम निकाल सकते हैं, अगर एलसीएम पता है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। इस विधि से आप इस तरह से ऐसे एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में ये इंट्रोडक्शन इतना तक ही सीमित रहेगा, और जो छोटा उटा रहेगा ना, हम जब सवाल सॉल्व करेंगे उसको आपको हम बता देंगे, ठीक है। काफ़ी वीडियो आपको लंबा ही हो गया है, लगभग आधा घंटा का हो गया, ठीक है। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया और कुछ जानकारी अतिरिक्त मिली है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।